हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्टडी टू एवरीडे जीएस में आपका स्वागत है। चलिए, जो चैनल को नहीं देखे हैं वो देखिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। हमें एमसीक्यू लाए हैं 50 क्वेश्चन का, और इसका डिस्कशन है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, आपको हेडफोन लगा के सुन लेना है। ठीक है, ये इसमें साइंस नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, साइंस का अलग एपिसोड लाते हैं 25 या 23 नंबर का। ठीक है, आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक तो जरूर कीजिए। क्या? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये बीएसएससी और बीपीएससी दोनों के लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1816 में, 1820 में, 1828 में, या फिर 1830 में? आप लोग बताइए। ये किया गया था आपको 1828 में। ठीक है, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, जो ब्रह्म समाज के आचार्य थे। ठीक है, और ये केशव चंद्र सेन जो थे 1865 में जाकर ये आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, एक ब्रह्म समाज है और एक आदि ब्रह्म समाज है। ठीक है, जो कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? केशव चंद्र सेन को। कब? 1865 में। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज को। ठीक है, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, और आगे देखिए। ठीक है, देखिए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? सेनाधिकारी थे, विदेशी विभाग का मुख्य थे, या लोक आचरण अधिकारी थे, या पत्र व्यवस्था विभाग के अधिकारी थे? तो मुहतसिब कौन थे? ठीक है, तो मुहतसिब कौन थे? तो ये थे आपको लोक आचरण अधिकारी थे। ठीक है, लोक आचरण अधिकारी थे, जो कि औरंगजेब के द्वारा गठन किया गया था। ठीक, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा गठन किया गया था मुहतसिब, जो कि ये देखिए, ये जो अधिकारी थे, और ये मंदिर को भी ध्वस्त किया करते थे। ठीक है, औरंगजेब मुगल का जो इन्हीं के समय में अंग्रेजों को फरमान जारी किया गया था। ठीक है, और आगे देखिए। ओके, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1948 में, 1951 में, 1950 में, और 1947 में? आप लोग बताइए, पहला संशोधन कब किया गया था भारतीय संविधान में? ठीक है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन, देखिए, लोग इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है, 51 और 52 में। तो ये कब हुआ था? तो 1951 में हुआ। ठीक है, 1951 में हुआ था। ठीक है, और आगे देखिए, मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, औरंगजेब था, या बलबन था? तो ये प्रथम गुलाम के कौन थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। इनको लाख बख्श भी कहा जाता था। इनको 1210 में घोड़ा से गिरकर मृत्यु हो गया था चौगान खेलते समय। ठीक है, और इल्तुतमिश, इनका राजधानी था लाहौर। इनका राजधानी ये लाहौर से दिल्ली लाए थे। कौन? इल्तुतमिश लाए थे। ठीक है, रजिया सुल्तान जो थी वो मुगल का प्रथम महिला शासक थी, प्रथम और अंतिम दोनों। ठीक है, और आगे देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? ठीक है, कितना अच्छा सवाल है। देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, ये मगध में किया गया था, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, या राजगृह में? ठीक है, तो ये कनिष्क के समय किस काल में किया गया था? तो ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे? ये चौथी बौद्ध संगीतज्ञ थे। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीतज्ञ थे जिसको, और इसका अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे कौन? उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, देखिए, कब किया गया था? तो 1000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1001 में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और देखिए, प्रथम जो हुआ था राजगीर में हुआ था, और द्वितीय पाटलिपुत्र में, और तृतीय वैशाली में हुआ। नहीं, तृतीय पाटलिपुत्र में, और द्वितीय वैशाली में हुआ था। ठीक है, प्रथम के अध्यक्ष महाकश्यप थे, और दूसरा के सप्तगामी, और तीसरा के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30। ठीक है, इस टाइप में पूछता है। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया? किस परिस्थितियों में मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया? किस परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है? ठीक है, किस परिस्थिति में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाता है? देखिए, राज्य के आपातकाल में, महामारी आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में, या वित्तीय आपातकाल में? किस काल में जो है कि मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाता है? तो किस में हो जाएगा? ये राष्ट्रीय आपातकाल में हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में कम कर दिया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल में कम कर दिया जाता है। और आगे देखिए, यमुना, देखिए,
यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? ठीक है, इसमें नहीं पूछा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, उत्तराखंड से। किस राज्य से नहीं गुजरता है? कौन नदी? यमुना नदी। तो यमुना नदी किस राज्य से नहीं गुजरेगा? तो ये आपको गुजरात से नहीं गुजरेगा। ठीक है, और देखिए किस किस से गुजरेगा, ये आपको गुजरेगा उत्तर प्रदेश से भी गुजरेगा, उत्तराखंड से भी गुजरेगा, हरियाणा से भी गुजरेगा। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से भी गुजरेगा, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली से भी गुजरेगा, क्योंकि दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका यमुना नदी कुल लंबाई हो जाएगा 1376 किलोमीटर। ठीक है, 1376 किलोमीटर हो जाएगा। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? देखिए निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन में से कौन श्रम गहन उद्योग है? ठीक है, कौन श्रम गहन उद्योग है? श्रम गहन उद्योग है गेहूं उद्योग, दलहन उद्योग, चाय उद्योग और मक्का उद्योग। तो श्रम गहन उद्योग, उद्योग बोल रहा है तो उद्योग में आपको आ जाएगा चाय। ठीक है, उद्योग में कौन आ जाएगा? आपको चाय आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए, नौकरशाही का कार्य क्या है? नौकरशाही का कार्य क्या है? नौकरशाही का कार्य क्या हो जाएगा आपको? देखिए, सरकार की नीतियों को लागू करना है नौकरशाही का कार्य। प्रशासन चलाना किसका कार्य? मंत्रियों को सहायता करना या उपयुक्त में से सभी। देखिए, नौकरशाही का कार्य है सरकार को चलाना या नियुक्ति करना। ठीक है, सरकार चलाना, सरकार की नियुक्तियों को लागू करना। ठीक है, जो नियुक्त किया मंत्रियों को सहायता करना, ये सब है जो कि नौकरशाह का काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, और देखिए आगे, पूर्व पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। देखिए, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में किसे जाना जाएगा? ठीक है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में किसे जाना जाएगा? देखिए, अरावली को जाना जाएगा, काराकोरम को जाना जाएगा, शिवालिक को जाना जाएगा, पटकाई बूम को जाना जाएगा। तो यह पूर्वी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में किसे जाना जाता है? तो पटकाई बूम को जाना जाता है। ठीक है, देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग पूरा देखा कीजिए। ठीक है, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके क्या, और आप उसको मजे से देखिए। ठीक है, और आगे देखिए, भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? ठीक है, अनुसूची पूछ रहा है, वर्तमान में कितना है? 11 है, 14 है, 12 है या फिर 13 है? तो वर्तमान में अनुसूचियां कितना है? ठीक है, तो आपको वर्तमान में अनुसूचियां हो जाएगा, ठीक है, 22। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचियां 22 है। भाग जो है, भाग 22 है और 12 अनुसूचियां हैं, और अनुच्छेद आपको 395 हो जाएगा। ठीक, और आगे देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, यानी रिंग फेस। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कौन लागू किए थे? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉरेंस या फिर हेस्टिंग। तो ये कौन जारी किए थे? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को आपको जारी किया गया था किसके द्वारा? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जारी किया गया था वारेन हेस्टिंगस के द्वारा। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस, जो कि इसका 1765 से लेकर 1813 तक चला था। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, और आगे देखिए, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है। देखिए, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीवी गिरी थे, एस.एन. डांगे थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या लाला लाजपत राय थे? तो कौन थे ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष? इसका स्थापना कब किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका स्थापना और इसका अध्यक्ष कौन थे बताइए आप लोग क्या? देखिए, इसका स्थापना और अध्यक्ष थे ये आपको लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, इसका गठन किया गया था 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 को गठन किया गया था किसी ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। ठीक है, ऑल इंडियन कहाँ किया गया था? बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, प्रथम अध्यक्ष थे, और इसको बंबई में हुआ था अध्यक्षता। ठीक है, और आगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1942 में। उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चैम्बरले थे, चर्चिल थे, या क्लीमेंट एटली थे, या मैकडोनाल्ड थे? तो 1942 में कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के? तो ये थे आपको चर्चिल। कौन थे? चर्चिल थे। ठीक है, देखिए, चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और देखिए प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल रहते 1940 से लेकर 1945 तक। ठीक है, जो हम बोलते हैं उसको आराम से लिखा कीजिए और उसको बार बार पढ़िए। ठीक है, अब हालांकि हम इतना और बोल देंगे कि आप लोग को याद है, खाली बस कुछ नहीं, आपको वीडियो को देखते रहना और रोज 1-2 वीडियो डालेंगे, एक वीडियो कम से कम, ऐसे कोशिश करेंगे 2 वीडियो डालें। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा रहता है लेकिन उसमें कंटेंट रहता है क्या, आप लोग मजा ले लेके और इसको पढ़ाई कीजिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मगध में हुआ था, वैशाली में हुआ। तो महावीर का जन्म कहाँ आपको हुआ होगा? सोचिए,
ये हुआ था आपको कुंडग्राम में, ठीक है। महावीर जी का, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था आपको? कुंडग्राम में हुआ था, जो कि कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली जिला में, जो बिहार में है, ठीक है। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, जो कि जातक कुल के थे, ठीक है। उनके माता का नाम त्रिशला, एवं त्रिशला जो थी वो चेटक की बहन थी, ठीक है। त्रिशला कौन थी? चेटक की बहन, ठीक है। ये जैन धर्म से संबंधित भी थे, ठीक, ये पूछता ही है बिहार में, ठीक है। और आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिवारण, महापरिनिवारण कहाँ हुआ था? महापरिनिवारण मतलब मृत्यु उनका कहाँ हुआ था, दफनाया कहाँ गया था, ठीक है। लुम्बिनी में, बोधगया में और कुशीनगर या कपिलवस्तु में। तो इनको कहाँ मतलब महानिवारण हुआ था, महापरिनिवारण, तो ये हुआ था आपको कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था बोधगया में, ठीक है। लुम्बिनी में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी कपिलवस्तु में, जो कि नेपाल के तराई में है का। और आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तक किस स्थान पर किए थे? धर्म चक्र प्रवर्तन यानी अपना धर्म प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? लुम्बिनी में दिए थे, सारनाथ में दिए थे, या पाटलिपुत्र या वैशाली? कहाँ पे दिए थे आप लोग बताइए? तो ये दिए थे सारनाथ में, इसको बोलते हैं ऋषिपतन भी बोलते हैं, ठीक है क्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्या सारनाथ ऋषिपतन उत्तर प्रदेश में है? ये पहला धर्म चक्र उपदेश दिए थे। यहाँ पे 5 ब्राह्मणों को दिए थे, ठीक है। 5 भिक्षुओं को दिए थे ज्ञान की, ठीक है। और आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म, और ये तो बता ही दिया आपको। देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये सबसे इजी है, सेठका, पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या फिर चंपा। तो ये गिरिव्रज या राजगीर, ठीक है। तब यहाँ पे पाटलिपुत्र बना था का। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति दी गई है? ठीक है, देखिए कौन है जो कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति दी गई भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, या फिर राष्ट्रपति को, ये आपको समझा गया, हाँ, या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को किसको दिया गया था? ठीक है, तो ये दिया गया था आपको सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, जो कि स्टेट का सबसे उच्च न्यायालय होता है। क्या यही है जो हमारे मौलिक अधिकार को लागू कराने का शक्ति देते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, भारत का कौन सा यानी भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति की कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को लोकसभा हटा सकता है, सांसद हटा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति को हटाने की बात कर रहा है तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। जो महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है? संसद में लाया जा सकता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। जो कि महाभियोग किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति संसद के द्वारा हटाया जा सकता है और महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 61 के द्वारा, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति का शासनकाल जो होता है, यानी राष्ट्रपति बनने का वो 35 वर्ष एज होता है, ठीक है। और देखिए, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जो सदन में लाया जाएगा वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। और एक सदन दूसरे सदन में इसको भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए का। और इनको मतलब लाने से पहले 14 दिन पहले इनको सूचना देना पड़ता है कि हाँ, आपके लिए महाभियोग का प्रयोग कर रहे हैं या ला रहे हैं क्या। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में है, ठीक है। समवर्ती सूची के विषय के बारे में आप जानिए। चलिए देखिए, हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगता है का। देखिए, समवर्ती सूची में कौन कौन आ जाएगा? शिक्षा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? देखिए, समवर्ती सूची में शिक्षा, कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा। तो समवर्ती मतलब दोनों में आ जाएगा, आपको शिक्षा आ जाएगा, ठीक है। समवर्ती सूची किस से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ये भाग 7 में है, ठीक है। और आगे देखिए, और आगे है कि आपको, और आगे में निम्नलिखित जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की अनुशंसा पर किया गया था, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो पंचायती राज व्यवस्था के स्थापना अशोक राय मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता या जीवन राज मेहता किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको बलवंत राय मेहता के द्वारा, ठीक है। बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए, बलवंत राय मेहता की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1947 में, ठीक है। 1957 में गठन किया गया था प्रथम समिति के, ठीक है। इसको गठन किया गया था, जो आप देखिए, इसका विकेंद्रीकरण भी किया गया था, यह के द्वारा किया गया था। और आगे देखिए, देखिए, R.K. लक्ष्मण किस क्लास
के लिए जाने जाते थे। जो आर के लक्ष्मण थे वो किस कला के लिए जाने जाते थे? शास्त्रीय कला, भित्ति चित्रकला, कार्टून या फिर फिल्म। तो आर के लक्ष्मण थे वो ना कार्टूनिस्ट थे, ठीक है, क्या थे? कार्टूनिस्ट। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत किया जाता है? 2, 10, 12 और 15। तो कितना किया जाएगा? तो ये राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो ये आपको आ जाएगा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, ठीक है, जो कि कला क्षेत्र और साहित्य से होते हैं, ठीक है। और देखिए 238 जो है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, ठीक है। और आगे देखिए पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अब देखिए पंचायत में चुनाव कराना है तो कौन निर्णय लेगा? उसका फैसला कौन करेगा कि हाँ चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये कौन कर सकते हैं? केंद्र सरकार कर सकता है, राज्य सरकार कर सकता है, जिला न्यायाधीश कर सकता है, चुनाव आयोग कर सकता है। तो हमको अगर देखिए पंचायत है यानी राज्य के अंदर आता है, राज्य का मुखिया कौन होता है? तो ये होते हैं आपको राज्य सरकार होगा, ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री बोला जाता है, ठीक है। यही फैसला है कि चुनाव होना चाहिए या नहीं पंचायत के लिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए प्रेस की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद कौन हो सकता है? तो अनुच्छेद 19 हो सकता है, ठीक है। जो 86वें संविधान संशोधन किया गया है वो उसको कहाँ लाया गया है? अनुच्छेद 21 में लाया गया है, शिक्षा के अधिकार को, ठीक है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के है, जो कि इसको 2002 में किया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और देखिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को कहा जाएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 42वें के, 44वें के, 46वें के या 50वें के? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसका गठन 1976 में किया गया था, ठीक है। इसका अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? इसका अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसका अध्यक्ष थे, ठीक है। देखिए इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। इसमें 3 को जोड़ा गया था। ये पूछता ही है कि जो 3 को जोड़ा गया वो किस संविधान संशोधन के 42वें के द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। देखिए मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? ठीक है, जो मेघालय का पठार है वो किसका भाग है? ठीक है, सिंपल सी मेघालय का जो पठार है किसका भाग है? किसका भाग हो सकता है? देखिए ये आपको हो जाएगा शिवालिक के, अरावली के, छोटा नागपुर के या सतलज यमुना विभाग के। तो ये देखिए मेघालय का पठार हो जाएगा आपको छोटा नागपुर के पठार, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार हो जाएगा। और आगे देखिए निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? अब देखिए सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति किससे होती है? अब कौन से है जो कि राजस्व की प्राप्ति होती है? प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष करों से सरकार की अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है निगम कर से, आय कर से, संपत्ति कर से या दान कर से। तो ये होगा कॉर्पोरेट कर यानी निगम कर यानी टैक्स से, ठीक है, कॉर्पोरेट कर, ठीक है, कॉर्पोरेट कर के द्वारा होता है। और आगे देखिए चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और जो भी गलतियां हैं उसको कमेंट में लिखिए का तब ना। और आगे देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और देखिए भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए भारत में जो सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा या केरला हो जाएगा। तो सबसे अधिक कॉफी जो भारत में उत्पादन करता है वो करता है कर्नाटक करता है, जो कि 56.5% कॉफी अकेले ये उत्पन्न करता है, ठीक है, 56.5%, ठीक है। और देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष रहा? ठीक है, महाविभाजन का वर्ष कहलाता है ग्रेट डिविजिबल ईयर कहलाता है। कौन कहला जाएगा? 91 कहलाएगा, 1991, 1991, 2001 या फिर ये 1921। तो कौन कहलाएगा? देखिए सबसे अधिक विभाजन जो हुआ था 1921 में हुआ था, 1911 से 1921 में, ठीक है। इसको कहा जाता है महाविभाजन इतिहास में हुआ था सबसे, मतलब जनसंख्या का कमी हुआ था वृद्धि की जगह पे। और देखिए और है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राज्यकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, ठीक है, कौन नहीं होगा? कारारोपण होगा, सार्वजनिक ब्याज दर होगा या सार्वजनिक ऋण होगा? कौन होगा जो राज्यकोषीय नीति का उपकरण नहीं होगा? ठीक है, राज्यकोषीय नीति का उपकरण क्या होगा? नहीं होगा। तो वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपको सार्वजनिक ऋण
पब्लिश डेब्ट, ठीक है, सर्वोच्च ऋण, ठीक है, सर्वोच्च ऋण आपको आ जाएगा। और आगे देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था जैसे जैसे इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होगा, यानी राष्ट्रीय आय में तृतीय क्या होगा। देखिए, जैसे जैसे आय में वृद्धि यानी विकास होगा, तो राष्ट्रीय आय यानी तृतीय क्षेत्र में क्या होगा। तो तृतीय क्षेत्र में क्या होगा, देखिए, तृतीय क्षेत्र में आपका पहले घटेगा और तत्पश्चात बढ़ेगा, यानी घटने के बाद बढ़ेगा, या पहले बढ़ेगा फिर तत्पश्चात घटेगा, फिर बढ़ेगा या फिर स्थिर रहेगा। तो अगर अर्थव्यवस्था यानी विकसित हो रहा है इकोनॉमिक्स, तो तृतीय क्षेत्र में क्या होगा, तो आपको वृद्धि होगा, बढ़ोतरी होगा तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में आपको वृद्धि होता है। देखिए, तृतीय क्षेत्र में आपको व्यापारिक में आ जाएगा, व्यापारिक, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक, और आपको ये सब आ जाता है आपको तृतीय क्षेत्र में का। और आगे देखिए, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। संसद की लोक लेखा समिति में, देखिए, लोक लेखा समिति पूछ रहा है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। आपको 30 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, या 20, या फिर 22। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हो जाएगा, ठीक है, जिसमें 15 हो जाता है आपको लोकसभा से और 7 राज्यसभा से हो जाता है, ठीक है। 15 हो जाएगा आपको लोकसभा से और 7 हो जाएगा और राज्यसभा से, ठीक है। और इस कुल मिलाकर 22 सदस्य हो जाते हैं लोक लेखा समिति में, और 30 हो जाते हैं प्राक्कलन समिति में, ठीक है। और देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन गठित किया था। ये कौन गवर्नर जनरल थे जो कि इनाम कमीशन गठन किया था। इनाम कमीशन गठन तो विलियम बेंटिंग थे, कैनिंग थे, या एलन बरो थे, या फिर डलहौजी थे। तो इनाम को कौन गठन किया था, तो इनाम को गठन किया गया था किसके द्वारा, इनाम आयोग का गठन किया गया था डलहौजी के द्वारा, ठीक है। डलहौजी के द्वारा किया गया था 1892 में, ठीक है। डलहौजी के काल में बहुत सारा हुआ, जो कि इस में रेलवे चलाया गया का, और भी बहुत सारा काम, डाक वगैरह को, तार को जोड़ा गया, ये सभी डलहौजी के ही काल में होगा। देखिए, सरदार मणि बैंक कौन थे, शारदा मणि कौन थी। देखिए, शारदा मणि राजा राम मोहन राय की पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, या विवेकानंद की माँ थी, या केशव चंद्र की पुत्री थी। तो ये शारदा मणि कौन थी, तो शारदा मणि ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। और देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले करतूत से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया। देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले करतूत से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया, ठीक है। एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया, तो कब किया गया, नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में, फरवरी 1857 में। तो ये आपको किया गया था जनवरी 1857 में, और युद्ध हुआ था 10 मई 1857 को, ठीक है। और देखिए, किया गया था जनवरी 1857 में किया गया था, ठीक है। और देखिए, एनफील्ड राइफल को लाया गया था, और इसमें चर्बी वाले करतूत, इसी के कारण 1857 के विद्रोह हुआ था। लेकिन मुख्य कारण में तत्काल में ये था, लेकिन जो मुख्य कारण था कोई और था, ठीक है, जो कि पहले बहुत दिनों से ये सब अत्याचार होते हुए आ रहा था, इसलिए, ठीक है। और आगे देखिए, बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। बंबई में ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में हुआ था, 25 में हुआ था, 31 में हुआ था, 29 में या 35 में हुआ था। तो ये आपको ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था बंबई में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया गया था, ठीक, कब किया गया था, 1920 में, ठीक है। और देखिए आगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया, तो गिरिराज चंद्र घोष ने, हरीश चंद्र मुखर्जी ने, या SN बनर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने। तो ये अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कब किया गया था, किसने किया, तो ये शिशिर कुमार घोष ने किए, ठीक है। किसने किया, शिशिर कुमार घोष ने किए। और आगे देखिए, और चैनल को खूब देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा रहता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सवाल रहता है क्या, जो आप लोग को एग्जाम में पूछता है, फैक्ट, ये ऑप्शन के ऊपर नहीं जाइए, बहुत अच्छा सवाल रहता है और यहीं से पूछता है। आइए, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है। नालंदा जो है वो किस धर्म के शिक्षण संस्थान है, नालंदा। तो नालंदा जो है ईसाई का, जैन का, बौद्ध का, या इस्लाम का। तो ये आपको हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा नालंदा आपको ये हो जाएगा बौद्ध धर्म के लिए,
ठीक, किसके लिए जाएगा? बौद्ध धर्म के लिए हो जाएगा। नालंदा शिक्षा के केंद्र था बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे, ठीक है, जो कुषाण के थे। और यहीं पे आपको फाहियान हिंसन वगैरह आए थे जो चीनी यात्री थे का। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यानी देखिए, जो गांधी इरविन समझौता हुआ, यानी गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो मध्यस्थता हुआ था, समझौता हुआ था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई था? मोतीलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू ने, या चिंतामणि ने। तो ये कौन हो सकते हैं? तो ये आपको हो जा सकते हैं तेज बहादुर सप्रू। कौन हो सकते हैं? तेज बहादुर सप्रू हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, और डॉक्टर जयकर भी को कहा जाता है। डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों जो थे वो गांधी और इरविन के बीच मध्यस्थता के लिए था। गांधी ने समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, है ना। 5 मार्च 1931 को हुआ था। शायद आप कमेंट में बता सकते हैं कि कब हुआ था, ठीक है। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र? देखिए, अंग्रेज को क्या चाहिए था? अफीम, और उसके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र, सबसे अच्छा उत्पादक कौन सा था? पो प्लांट के लिए। तो ये आपको हो जाएगा बिहार, दक्षिण भारत और गुजरात या फिर आसाम। तो अफीम के लिए आपको हो जाएगा अफीम सोरा, जो है कि बिहार में इसमें प्रमुख उत्पादक होता था उस टाइम, ठीक है। अफीम और सोरा के लिए यहीं से व्यापार हुआ करता था, ठीक है। और आगे देखिए, और आगे में आ जाएगा निष्क्रियमणि विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? निष्क्रियमन, ठीक है। पेशीवर रिस्ट्रिक्शन, देखिए, निष्क्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए थे? ठीक है, महात्मा गांधी ने किए थे, बिपिन चंद्र पाल ने किए थे, या बाल गंगाधर तिलक ने किए थे, अरविंद घोष ने किए थे। तो ये जो थे निष्क्रिय क्रम का, ये थे अरविंद कुमार घोष, ठीक है। इनका कहना था कि जो हमें मतलब विरोध करेगा, या फिर जो हमको आपको क्या, अगर हम अथी कर रहे हैं, ठीक है, इसके अहिंसा के बगैर अगर हम आपको धारणा दे रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको जो शासक लोग हैं वो हमारे ऊपर अहिंसा करेगा तो हमको भी अहिंसा पर करना पड़ेगा। क्या, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। ये कहना था अरविंद कुमार घोष को, ठीक है, अरविंद कुमार घोष को कहना था। और देखिए, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीति का प्रचारक था? मुख्यतः उदारवादी की नीति का प्रचारक था, कौन अखबार था? न्यू इंडिया था, लीडर था, यंग इंडिया था, या फ्री प्रेस जनरल था? तो कौन हो सकता है? तो ये आपको उदारवादी के लिए कौन था अखबार? उदारवादी के लिए लीडर था। उदारवादी के लिए कौन लीडर थे? ठीक है, लीडर अखबार था। और आगे देखिए, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेबल दोनों से बातचीत किए थे? ठीक है, वो कौन अध्यक्ष थे जो क्रिप्स मिशन और बेबल दोनों से बात किए थे? क्रिप्स मिशन जबकि 1942 में आया था, और बेबल अब्दुल कलाम आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जेबी कृपलानी थी, या सी आर दास थे, सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, कौन थे? तो ये आपको हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, 6 साल तक रहे थे। ये भी पूछता है कि सबसे लंबे समय तक कौन अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और देखिए सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट, ये सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? ठीक है, क्रमशः देखिए 74 से 69 किया गया था, 71 से 148 किया गया था, या 78 से 80 किया गया था, या 78 से और घटाकर किया गया था 69। तो ये किया गया था आपको 71 से बढ़ाकर 148 किया गया था। कितना किया गया था? 148। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो देखिए पूना पैक्ट ये भी पूछता है, तो ये आपको हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, जो ये देखिए इसे अच्छा से दिखाता नहीं है, लैंग्वेज डिजिटल बोर्ड तब उस पर आराम से पढ़ाएंगे आप लोग का। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 अगस्त, 1 मई, या फिर 1 दिसंबर। तो किस दिन मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस? तो ये मनाएंगे 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और आगे देखिए, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? देखिए सिंपल सी, इसमें मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? मुंडा क्रांति 1899 से लेकर 1900 तक चला था। सिंध था, बुद्धो भगत था, बिरसा मुंडा था, या शंभू दान थे।
तो कौन थे ये? मुंडा क्रांति के तो ये बिरसा मुंडा जी थे। ठीक है, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। आपको इनका मृत्यु हुआ था 1900, डेट कुछ है 8 मार्च का, ऐसी कुछ या 3 मार्च का। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कब है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता कब की और किसने की? ठीक है, तो देखिए अखिल भारतीय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद या इंदुलाल याग्निक या एन रंगा, पीसी जोशी, कौन थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद थे। कब थे? 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना यानी अध्यक्ष था स्वामी सहजानंद। ठीक है, और आगे देखिए, इनमें से किस सुप्रसिद्ध पाश्चात्य गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? किनको भारत रत्न से? भारत रत्न किसे? सुभाष मुगदुल को, आशा भोसले को, श्रेया घोषाल को या लता मंगेशकर को? तो इसमें दिया गया लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया, जो इनको हाल ही में मृत्यु होगा। इनको दिया गया था 2001 में। कब दिया गया था? 2001 में। ठीक है, तो ये 50 सवाल हो गए एमसीक्यूज का, इतना ही रहना देते हैं। ठीक है, इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए क्या। और इसके लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है।